नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज सिटी सिग्नेचर नामक इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह अपने शहर के आइकॉन, एक प्रसिद्ध रचनाकार को लेकर आए हैं, जिनसे देश और दुनिया में हमारे कानपुर नगर का नाम रोशन हो रहा है। वे प्रायः देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न मंचों पर पाए जाते हैं और उन्होंने न जाने कितने ही नवांकुरों को, कितने ही स्थापित लोगों को मंच भी प्रदान किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर राधे श्याम मिश्र जी का, जो आज हमारे स्टूडियो में विराजमान है। मैं मिश्र जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मिश्र जी का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1960 को हुआ था। आपकी माता जी का नाम स्वर्गीय माया देवी मिश्रा है और पिताजी का नाम स्वर्गीय बालक राम मिश्र है। आपका जो जन्म स्थान है वो ग्राम झकरई, अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश है। आपकी जो शिक्षा है वो एमए हिंदी है प्रथम श्रेणी से और पीएचडी आगरा विश्वविद्यालय आगरा से आपने किया है। पूर्व प्राध्यापक हैं आप हिंदी विभाग जनता डिग्री कॉलेज परसोन, एटा से। प्रकाशन में आपकी एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है जिसका नाम है जिंदगी चलती डगर है, एक गीत संग्रह है। इसके अतिरिक्त अभी बहुत सारी रचनाएं, छंद संग्रह, मुक्तक संग्रह, गजल संग्रह, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, मंगलदीप, साहित्य त्रिवेणी और तमाम विधाएं, इन विधाओं में आने वाली पुस्तकें अभी प्रकाशन हेतु हैं। सम्मान और पुरस्कार तो आपके पास ऐसे हैं, ऐसे सम्मानित व्यक्ति हैं कि जैसे उनके बारे में वर्णन अगर किया जाएगा तो सूरज को दिया दिखाना होगा। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो मुझे पता है कि आपने एक संस्थान स्थापित किया, उसका नाम है अनमोल सेवा संस्थान। उसके आप सचिव हैं, प्रबंधक हैं आलोक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के। मैं ऐसे श्री राधे श्याम मिश्र जी का अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मित्रों, उनके ही मुख से आपको साहित्य के साथ साथ समाज के भी विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि वो हमारे साथ ऐसे तमाम वृत्तांत को साझा करें, ताकि जो हमारे नवांकुर लोग हैं और जो हमारे स्थापित लोग हैं लेकिन अभी अपनी स्थापना के लिए कहीं ना कहीं झंझावतों से जूझ रहे हैं, आज उनको एक बड़ा मार्गदर्शन मिलने वाला है। तो मैं आपका अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके बारे में पढ़ा, आपके ऊपर की पुस्तकें पढ़ी। आपका जो 28 वर्षों से एक सम्मान समारोह आप लगातार करते आ रहे हैं, काव्य संगमन करते आ रहे हैं, उसकी पुस्तिका ये मैगजीन मेरे सामने पड़ी है, मैंने इसमें भी आपको ढूंढा। तो मैंने आपसे पूछा, जगदीश श्रीवास्तव जी की 4 लाइनें हैं। इन्होंने बताया कि भाई क्या करोगे जानकर मैं कौन, क्या करोगे जानकर मैं कौन हूँ, सत्य शिव सुंदर नजर आए जहां, मैं वहीं ठहरा हुआ एक मौन हूँ, क्या करोगे जानकर मैं ये हूँ। लेकिन इतिहास तो जानना चाहता है डॉक्टर राधे श्याम मिश्रा क्या है, कहाँ से जो जीवन वृत्तांत आपका शुरू हुआ है, आपका जो एक परिचय है मैं आपके ही मुंह से सुनना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ताकि बहुत सारे लोग जो आपके जैसा बनना चाहते हैं उन्हें एक कुशल मार्गदर्शन आपसे मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। हमारे पूर्व तो वैसे कन्नौज के रहने वाले थे जी। आज से 2 पीढ़ी पहले एटा जनपद में जमींदारी मिली थी, वहाँ चले गए थे जी। वहीं हमारा 12 जनवरी सन 1960 को जन्म हुआ। वहीं हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई जी और हमने आगरा विश्वविद्यालय से एमए प्रथम श्रेणी में जी और वहीं से हमने पीएचडी ग्रहण की। ये हिंदी में ही, हिंदी भी? हाँ, हिंदी में ही। हिंदी की यात्रा साहित्य में पहाड़ी जनजीवन का चित्रण, ये हमारा शोध का विषय था जी। और आगे चल करके वहीं पर जनता डिग्री कॉलेज परसोन में हिंदी के प्राध्यापक बन गए। लेकिन कविता हमारे शुरू से लिखने का अभ्यास बन गया था जी। कविता शुरू से ही अंकुरित हो गई थी जब हम कक्षा 11 के छात्र थे। अच्छा, कक्षा 11 से 12 के बीच में हमने छोटे छोटे कक्षों में प्रारंभ कर दिए थे आना जाना। लेकिन सन
1980 में जब हमने ग्रेजुएशन किया था तो पहली बार एक बहुत बड़े मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का जो मंच था वो इटावा नुमाइश का था जी जिसमें सोहनलाल द्विवेदी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। अच्छा, बहुत बड़ा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा उसके कथित थे। उसमें नीरज जी, बलवीर सिंह रंग जी, आत्मकार शुक्ल जी, सोम ठाकुर जी, उदय प्रताप, विजेंद्र अवस्थी, उनके शंखधर, इंदिरा अंजू, प्रभा ठाकुर और अपने कानपुर के हनुमंती जी उस कवि सम्मेलन मौजूद थे। और हमको आत्मकार शुक्ल लेके गए थे जी। और के हनुमंती डॉक्टर सुरेश अवस्थी को पहली बार मंच पर वहाँ लेके गए थे। अच्छा, तो उस कवि सम्मेलन में हमने सबसे पहले कार्यपाठ किया तो सोहनलाल द्विवेदी ने हमारे गीत को सुन करके बहुत ही हमसे खुश हुए और हमारी पूरी तपस पाई कि राधे श्याम इस कला में, इस काव्य कला को आप बहुत आगे ले जाओगे। तो उस गीत की कुछ पंक्तियां आप सामने मेरी भी एक इच्छा थी। वो गीत है हमारा प्रारंभिक कि कदम कदम पर घड़ी घड़ी पर, कदम कदम पर घड़ी घड़ी पर मिलते मोड़ तमाम, ये है जिंदगी हमारी, ये है जिंदगी तुम्हारी, ये है जिंदगी हमारी, ये है जिंदगी तुम्हारी। कदम कदम पर घड़ी घड़ी पर मिलते मोड़ तमाम, ये है जिंदगी हमारी, ये है जिंदगी तुम्हारी। युगों युगों के बाद कहीं से पतझड़ में क्यों कली खिली हो, पड़ी रही बरसों तक वैसी कभी न कोई गंध मिली हो। ऐसी ये अनजान जिंदगी, ऐसी ये अनजान जिंदगी करती रही मुकाम, ये है जिंदगी हमारी, ये है जिंदगी तुम्हारी, ये है जिंदगी हमारी, ये है जिंदगी तुम्हारी। आगे गीत है कोई नहीं ठिकाना इसका माटी के पागे वर्तन का, कब ले जाए सांसें गहरी ऐसी ये बदनामी जहरी। बिछा बिछौना देख मखमली, बिछा बिछौना देख मखमली, कब कर ले विश्राम, ये है जिंदगी हमारी, ये है जिंदगी तुम्हारी। कदम कदम पर घड़ी घड़ी पर मिलते मोड़ तमाम, ये है जिंदगी हमारी, ये है जिंदगी हमारी। और एक बंदौर कि रंग बिरंगी सोन धरा पर कोई नहीं सुखी दिखलाता, कोई तन से कोई मन से अंतस अंतर मन अकुलाता। रंग बिरंगी सोन धरा पर कोई नहीं सुखी दिखलाता, कोई तन से कोई मन से अंतस अंतर मन अकुलाता। ऐसी ये शैतान जिंदगी, ऐसी ये शैतान जिंदगी अधबर करे विराम, ये है जिंदगी हमारी, ये है जिंदगी तुम्हारी। इस प्रकार से हमने गीत लिखने प्रारंभ किए। फिर धीरे धीरे कुछ श्रृंगार के गीत लिखते चले गए और धीरे धीरे निर्वेद के भी गीत लिखे, छंद लिखे, मुक्तक लिखे, गजलें लिखी। इस प्रकार से हमारी काव्य यात्रा शुरू हुई। लेकिन काव्य यात्रा में जैसे सुनतन पंत ने कहा है कि योगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से टपका वही योगी करता है ज्ञान। तो जीवन में तमाम प्रकार के अभाव रहे, उन अभावों ने हमें इस क्षेत्र में ला करके खड़ा कर दिया। तो यहीं से हमने अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ की
पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे जमींदारी का जैसे जमाना समाप्त हुआ तो तमाम प्रकार की अभाव, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक आए, तो उन्होंने ही हमें कविता लिखने के लिए प्रेरित किया। जी नहीं, बिल्कुल आपने तो बात कही थी कि वियोगी होगा पहला कवि। तो काव्य जब निकलता है मित्रों तो उसके पीछे भी जरूर कोई कोई कहानी, कोई कोई दास्तान छुपी होती है, और आपने इस बात को स्वीकार किया, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। खैर, तो 1980 में जब आपने पहला काव्य मंचन किया तो उस वक्त आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन किया था, फिर MA किया, फिर नौकरी में आ गए होंगे आप। तो किस सन में आपकी नौकरी लगी? सबसे पहले नौकरी हमारी सन 1984 में, नहीं 83 हमने MA किया है 83 में। तो 83 में हमारी रिजल्ट आने से पहले हमारी यूपी हैंडलूम में नियुक्ति हो गई थी। अच्छा। हमारी कमलेश द्विवेदी की एक साथ यूपी हैंडलूम में नियुक्ति। अच्छा जी, वाह। तो हमने लगभग 8 महीने काम किया होगा। उसके बाद पंडित दीनदयाल में ओम शंकर जी हमारी कविताओं बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने अपने यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में, तो वहाँ लगभग 1 वर्ष रहे होंगे, कुछ कमी रहे होंगे। उसके बाद हमारा परसों एटा में हमारी वहाँ नियुक्ति हो गई आयोग द्वारा, फिर वहाँ चले गए। लेकिन हमारा कानपुर का तारतम्य नहीं छूटा। धीरे धीरे हमने कानपुर को हमने साहित्य चुना, क्योंकि बड़ी जगह थी, ब्राह्मणों की नगरी थी, और यहाँ तमाम हमारे संबंध भी थे, हमारे पूर्वजों की, हमारी बुआ वगैरह पत्रकारिता और काव्य तो यहाँ की आत्मा में होता है। तो हमने फिर यहाँ का अपना आना जाना नहीं छोड़ा, भले ही हम परसों डिग्री कॉलेज चले गए। उसके बाद फिर हम बम्बई, हमारा आना जाना ज़्यादा हो गया, लेकिन पत्नी की बीमारी के कारण फिर हमें बम्बई छोड़ के यहाँ आना पड़ा। अच्छा जी, बम्बई में राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन वाले हमने अपनी किताब में भी जिक्र किया है, पढ़ा है। वो हमको बहुत चाहते थे। उनके राजकुमार बड़जात्या के बेटा थे, ताराचंद बड़जात्या, राष्ट्रीय फिल्म प्रोडक्शन वालों के, वो हमको बहुत चाहते थे, हमारी धुन से बहुत प्रभावित थे कि राधेश्यामी बम्बई लेके और आप हमारी फिल्मों की गीत की, लेकिन पारिवारिक कुछ ऐसी पृष्ठभूमि रही मिस्र की, इसलिए वहाँ पर हम बम्बई नहीं रुक पाए। और जो होता वो अच्छा ही होता है, भविष्य के गर्भ में जो भी छुपा होता है वो होता है। फिर आपसे मुलाकात कैसे होती, और शहर ने हमें जो इतना प्यार, दुलार, स्नेह दिया है वहाँ मिलता है। भले ही इस शहर ने हमें इतना दिया है कि इतनी हमें संभावना नहीं थी। जब हमने पहला कार्यक्रम किया था यहाँ पर राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा जी का, तो उस सम्मेलन में भरपूर हमें सहयोग श्री जय कुमार डालिया, रामनाथ महेंद्र, गोपी त्रिवेदी, जगेश्वरी प्रसाद गुप्ता और गोपी कृष्ण गुप्ता, गोपी कृष्ण कोमर सभासद, उमाशंकर गुप्ता, सुरेश गुप्ता, इन सब लोगों ने इतना हमें सहयोग दिया था। तो उसी प्रोग्राम से इस शहर में हमारी पहचान बनी, कवियों में भी, पत्रकारों में भी, और शहर के समाज से क्या हुआ। और तब से जो मयूर परिवार है, तपेशी बाबू नहीं है, उनके लड़के हैं, सुनील मनोज जी हैं, सुनील गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, और उनके भाई हैं श्री गणेश प्रसाद जी हैं, और रमेश चंद जी हैं, महेश चंद जी हैं, सूर्य चंद जी, जितने भी उनके परिवार के वर्ग, वो उसी प्रकार से अपने बड़े भाई श्री तपेशी प्रसाद ने जो संस्था को सहयोग किया, उसी प्रकार से आज तक करते आ रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ श्री प्रवीण नेमानी हैं, वीरेंद्र विष्णु जी, अजय मिश्र जी, गोपाल जी, दिनेश अवस्थी, और शहर के तमाम लोग, श्री उमाशंकर गुप्ता जी, इस प्रकार के आधार हमारे साथ जुड़ते चले गए, जो आज तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये संस्था का इस वर्ष 25 सितंबर को 28वां कार्यक्रम होगा। तो कानपुर में जो पहचान बनी है हमारी 20 सितंबर 1995 की कार्यक्रम, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये संस्था हमारी बनी गई है। इस संस्था के माध्यम से ही एक आलोक विद्यावंदन इंटर कॉलेज है, और श्री रामपाल तुलश्याम, प्रेमनाथ सोमानी जी, और तमाम लोग, मणिकांत जैन जी, इस प्रकार के लोग शहर जुड़े हुए हैं। जब समाज
आप स्वयं अच्छे होते हैं तो समाज भी आपको अच्छे से सहयोग करता है। और मैं तो बताना चाहता हूँ कि साहित्य तो समाज का दर्पण होता है। जब आप साहित्य लिखते हैं तो अपने स्वयं के लिए नहीं लिखते हैं, बल्कि वो सामाजिक, वो एक ऐसी चीज होती है जो लोगों को कारक होती है। तो आपने अगर लोग भावना से कोई साहित्य रचा, लोक भावना से कोई कार्यक्रम किया, तो जाहिर सी बात है कि समाज आपको अप्रिशिएट करेगा। और आज भी ईमानदारी कायम है इस समाज में, क्योंकि वो ईमानदारी के बल पे समाज चल रहा है। सामाजिक लोगों का आपने जिक्र किया, तो मैं उस वृक्ष का भी जिक्र करना चाहता हूँ, उस वृक्ष का भी जिक्र अपने इस कार्यक्रम में आपके मुख से करना चाहता हूँ, जिसकी बेल आप, क्योंकि जाहिर सी बात है बिना फल तभी अच्छा होगा जब उसकी जो जड़ें होंगी, जो उसका पेड़ होगा। आम के पेड़ पे आप जो है वो बबूल नहीं उगा सकते, तो पुरानी कहावत है। तो मैं आपके माता पिता का भी जिक्र करना चाहूँगा आपके मुख से कि वो कौन थे और वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, जिन्होंने आपको इतनी अच्छी शिक्षा दी, इतने अच्छे संस्कार दिए कि आपने इस शहर में सबका नाम रोशन किया। हमारे पिता हमारे बाबा तो जमींदार थे, जो गांव के मुखिया थे। पिताजी हमारे सीधे सरल स्वभाव थे, जमींदार में पले पड़े थे, तो ज़्यादा वो काम का अनुभव नहीं था। तो एक तरीके से खेत थे, हमारे यहाँ खेती काफ़ी थी, अब भी खेती काफ़ी हमारे गांव में हमारे पास। तो खेती की देखरेख करते थे, लेकिन माँ हमारी बहुत बिछड़ी थी। अच्छा। तो माँ का ये कहना था कि बेटे को MA कराएंगे, PhD कराएंगे। तो हमने 96 में PhD किया था और 93 में MA किया था, और उसके बाद 6-7 साल PhD करने में थोड़ा कहीं इधर रहना उधर रहना, तो इस वजह से नहीं कर पाए थे। लेकिन 1992 में हमको अवार्ड हो गई थी। अच्छा। बहुत। तो हमारे माता पिता का हमारी शिक्षा दीक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा, और दूसरे समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। और हमारे साथ में हमारे रिश्तेदार भी थे और हमारे कविता के गुरु भी थे। पूर्व राज्य मंत्री आत्म विकास ठाकुर देश के बहुत बड़े गीतकार थे, तो उनका हमें सानिध्य बहुत प्राप्त हुआ। अच्छा। उनके सानिध्य की वजह से ही हमने कानपुर नहीं छोड़ा। उनकी राधेश्याम कानपुर ये है वो है, तो उनका स्नेह हमारे ऊपर बहुत रहा। और उस स्नेह का कारण ये रहा कि शहर के जितने बड़े बड़े लोग थे, समाज सेवी थे, वो सब लोग हमसे जुड़ते चले गए, और सबने हमारी कविता के साथ, हमारे व्यवहार के साथ सबने बड़ा हमारा सहयोग किया यहाँ तक पहुँचाने में। और हम इस काम को नगर के सभी संभ्रांत सज्जनों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। ये स्वैच्छिक दुनिया का भी बहुत सौभाग्य है कि आप जैसे देखिए हमारे स्टूडियो में आए और सबका नाम आपने लिया, ये आपकी सहजता का प्रमाण है। अभी तो किसी ने कहा है कि पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची गुलाबों के लिए। तो आज जब 28 वर्ष हो गए हैं आपकी संस्था के लिए, तो कहीं ना कहीं जो हौसला किया था आज वो वृक्ष बन गया है। खैर मैं आपके बारे में बहुत अच्छे से जानता भी हूँ और मैंने सुना भी है। तो आपने राष्ट्रपति भवन में भी आके काव्य पाठ किया है। तो अभी तक देश के किस किस हिस्से में बहुतायत रूप से आपने काव्य पाठ किया, कहाँ गए, कौन कौन सी रचनाएं आपकी बहुत प्रसिद्ध हुई, आपके मुख से ही जानना चाहेंगे। हम तो सन 80 से मन पर आ गए थे, तो 80 से लेकर के हमने मुड़ के नहीं देखा। देश का ऐसा कोई कोना नहीं है, चाहे पंजाब हो, चाहे आसाम हो, चाहे चेन्नई हो, बम्बई में बहुत रहे हैं, बम्बई बहुत आना जाना उतर रहा जब तक राम एक मानव रहे, काफी हम आए गए, और इस समय भी काफी आना जाना रहता है। लेकिन हमने कविता से कोई समझौता नहीं किया। हमने गीत लिखे, अच्छे तो गीत ही लिखे, ये नहीं कि हास्य लिखना कि ओज लिखना। हमने, क्योंकि मूल में जो कविता है गीत ही है, कविता का जो प्रांत तो गीत है, और करुणा कविता का अजर स्रोत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो गीत को गाता हो, गुनगुनाता है। कोई भी मंगल कार्य बिना मंगल की शुरुआत नहीं होती है। तो गीत मनुष्य के आदिकाल से जुड़ा है और अंत तक चलेगा। तो एक गीत हो जाए। हाँ, गीत भी सुनाते हैं, छंद भी सुनाते हैं। तो
गीत हमारे जितने भी, चाहे श्रृंगार के हों चाहे अध्यात्म हों, बड़े ही रागात्मक हैं जी। हमने भाषा को हावी नहीं होने दिया भाव का, इसलिए हमारे गीत को जो सुनते हैं तो लगता है कि इसमें बात हमारी हो रही है। जी। सुने सबसे पहले स्वागत। कि जिंदगी में सभी की एक ही कहानी है, जिंदगी में सभी की एक ही कहानी है, कहीं पे धूप छाँव और आग पानी है, कौन जीता है बाजी और कौन हारा है, कौन जीता है बाजी और कौन हारा है, प्यार करने पगले काया आनी जानी है, प्यार करने पगले काया आनी जानी है। और एक मुक्तक और जी, जैसे आपने कहा कि जिसकी उड़ान उनकी होती है जी, अभी आपने जी बिल्कुल उसी पे मुक्तक देख रहे हैं कि जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, कि जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, आगे वही खड़ा होता है, होती जय जयकार उसी की जो रणभूमि लड़ा होता है, होती जय जयकार उसी की जो रणभूमि लड़ा होता है। और आगे एक दो गीत के आपको मुखड़े सुना दें कि जीवन में, जैसे आपने बात की कि आपके जीवन में कौन कौन लोग कविता के प्रेरणा स्रोत रहे, तो हमारे जीवन में काफी लोग जुड़े और आज भी जुड़े हैं, चाहे किसी भी रूप में जुड़े। तो एक दो गीत उन लोगों की स्मृति में, एक छोटा सा गीत श्रृंगार का कि बस तुम्हें देखता ही रहूं रात दिन, गीत तेरे लिए मीत गाता रहूं, बस तुम्हें देखता ही रहूं रात दिन, गीत तेरे लिए मीत गाता रहूं, याद मन में तुम्हारी समाई रहे, एक भोली सी तस्वीर छाई रहे, हर कदम हर घड़ी सोचता हूँ यही, हर जगह पर तुम्हारी दुहाई रहे, एक आशा हृदय में जगाए हुए, एक आशा हृदय में जगाए हुए, प्रेम का एक दीपक जलाता रहूं, बस तुम्हें देखता ही रहूं रात दिन, गीत तेरे लिए मीत गाता रहूं। एक बंदौर सीखा कि जितने चेहरे मिले वे अनोखे मिले, जितने चेहरे मिले वे अनोखे मिले, इस जमाने में धोखे ही धोखे मिले, एक उम्मीद तुमसे बंधी अंजुमन, देखने को बहुत से झरोखे मिले, साथ मंजिल तुम्हारे चले ना चले, साथ मंजिल तुम्हारे चले ना चले, मंजिलों को मैं आगे बढ़ाता रहूं, बस तुम्हें देखता ही रहूं रात दिन, गीत तेरे लिए गीत गाता रहूं। और एक हम आपको वियोग श्रृंगार का गीत सुना। एक देश की बहुत बड़ी कवित्री रही है श्रीमती प्रभा ठाकुर, आजकल तो राजनीति में है। उन्होंने गीत लिखा था कि चलते चलते इन राहों पर ऐसा भी हो जाता है, अनचाहा मिल जाता है, मनचाहा खो जाता है। और इसी प्रकार की पृष्ठभूमि पर एक गीत लिखा था देश के बहुत बड़े गीतकार श्री भारत भूषण जी। अच्छा, भारत भूषण की डेथ हो गई है, लेकिन उनका प्रथम पुरस्कार हमको दिया गया आज से 3 वर्ष पहले मेरठ में, कि वो हमारे बड़े ही
लोकप्रिय गीतकार थे हमारे देश के, जी। उनका भी गीत है कि ये विसंगत जिंदगी के द्वार कितने बार हुई, चाह में है और कोई, बाह में है और कोई। क्या बात। तो इसी संदर्भ का अपना गीत है कि नहीं तुम्हें जब मेरे गांव प्रिय आना था, नहीं तुम्हें जब मेरे गांव प्रिय आना था, नाहक फिर इतना संबंध बढ़ाया तुमने, नहीं तुम्हें जब मेरे गांव प्रिय आना था, नाहक फिर इतना संबंध बढ़ाया तुमने, कि हुआ बहुत बदनाम तुम्हारे पीछे जग में, घर परिवार समाज चार दीवारी मग में, दिल पर बीती बात बताएं क्या हम तुमको, गाता है संसार हमारे घायल नग में, कोमल भावों भरा हृदय ठुकराया तुमने, नाहक फिर इतना संबंध बढ़ाया तुमने, नहीं तुम्हें जब मेरे गांव प्रिय आना था, नाहक फिर इतना संबंध बढ़ाया तुमने। और आगे गीत है कि प्यार भरे मन सूबे मन में कितने आए, और न जाने कितने लोगों के मन भाए, प्यार भरे मंसूबे मन में कितने आए, और न जाने कितने लोगों के मन भाए, हुए हताश निराश चाहने वाले मेरे, क्योंकि समय के साथ लक्ष्य को बेधन पाए, मीठी बानी बोल मुझे फुसलाया तुमने, नाहक फिर इतना संबंध बढ़ाया तुमने। ये गीत श्रृंगार के है। बहुत बढ़िया। और कुछ आपको पूछना है? देखिए, जीवन में कविता, किसी ने कहा है कि कविता जब जीवन में आती है, या कविता क्या है, तो कविता सूरज की पहली किरण से लेके और संध्या की जो झलका होता है वैसे है। जैसे धूप के विभिन्न रंग होते हैं, रंगों के पेड़ों पर हरा कलर, ये बहुत शेड्स होते हैं, कविता भी जीवन में ऐसे ही होती है। जिस तरह की परिस्थिति होती है, जिस तरह की प्रेरणा होती है, जिस तरह के भाव होते हैं, कविता बिल्कुल वैसे ही बनती चली जाती है। कभी हम श्रृंगार में गाते हैं, युवा होते हैं तो कभी अट्टहास में गाते हैं, कभी छेड़खानी में गाते हैं। तो मेरे विचार से आपको ज्यादा अनुभव होगा कि उम्र के साथ साथ कविताओं के भी शेड्स बदलते रहते हैं। कभी वो श्रृंगार बहुत अच्छा लगता होगा, तो कभी वो अध्यात्म बहुत अच्छा लगता होगा। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कुछ आध्यात्मिक कविताएं आपकी मैंने जरूर पढ़ी हुई है, लिखी हुई है, तो वो जो मैं कह रहा हूँ कि ये जीवन यात्रा, कविता यात्रा ऐसे ही चली होगी कि कभी कुछ रूठना होगा, कुछ बनाना होगा, कुछ श्रृंगार होगा, कुछ परोपकार होगा, तो कुछ अध्यात्म भी होगा। जी सुनाते हैं। एक गीत है आध्यात्मिक कि जो दुनिया का सिरजनहारा, कि जो दुनिया का सिरजनहारा, वही तुम्हारा एक सहारा, संगी साथी जो भी तेरे हैं मतलबी स्वार्थी घेरे, जो दुनिया का सिरजनहारा, वही तुम्हारा एक सहारा, संगी साथी जो भी तेरे हैं मतलबी स्वार्थी घेरे, काया के अनमोल रतन से संबंधों की भीड़ लगी है, काम क्रोध मद लोभ मोह लगी, देख तुम्हारी दीठ ढली है, कि एक ब्रह्म से जुड़े सभी हैं, एक ब्रह्म से जुड़े सभी हैं, फिर भी अलग बने हैं डेरे, संगी साथी जो भी तेरे
है मतलबी स्वार्थी घेरे। वाह, वाह। जो दुनिया का सिरजनहारा वही तुम्हारा एक सहारा। संगी साथी जो भी तेरे हैं मतलबी स्वार्थी घेरे। आगे एक बंद और देख रहे हैं। पथ हैं दुर्गम और पथरीले, पथ हैं दुर्गम और पथरीले, टूटे सारे रिश्ते नाते, फिर भी मंजिल खोज रहा है गीत भरम के गाते गाते। छोड़ जगत के गोरख धंधे, छोड़ जगत के गोरख धंधे, जाना होगा तुझे तेरे। संगी साथी जो भी तेरे हैं मतलबी स्वार्थी घेरे। जो दुनिया का सिरजनहारा वही तुम्हारा एक सहारा। संगी साथी जो भी तेरे हैं मतलबी स्वार्थी घेरे। और एक गीत की एक दो बंद और सुना दें, फिर जो आपने जिस गीत की नहीं कहा है उस गीत की एक बंद, ज्यादा नहीं सुनाएंगे। कि मनुष्य को जब एक बार जिंदगी में आना है और एक बार जाना है, इसमें अच्छे से अच्छे कार्य करो। एक बार जन्म होता, एक बार मृत्यु होती है। इस पे कहते हैं कि जब एक बार जीना मरना, फिर काहे को साथी डरना। बहुत बढ़िया बात। जब एक बार जीना मरना, फिर काहे को साथी डरना। जानते हुए मानते हुए, जानते हुए मानते हुए, अनजान बने सच्चाई के। तुम भूल गए हो भटक गए, पहचान बने परछाई के। जो प्रश्न नहीं हल हो सकते, जो प्रश्न नहीं हल हो सकते, ऐसे उत्तर का क्या करना। जब एक बार जीना मरना, फिर काहे को साथी डरना। गीत तो बड़ा है, एक बंद और। बढ़ते हैं सदा कर्म योगी, हठ योगी हद में रहते हैं। बढ़ते हैं सदा कर्म योगी, हठ योगी हद में रहते हैं। औरों को जो पीड़ा देते जी, औरों को दुख देने वाले जीवन भर पीड़ा सहते हैं। जैसी कथनी करनी होती, वैसा होता उसको भरना। जब एक बार जीना मरना, फिर काहे को साथी डरना। और जिस गीत के लिए आपने हमसे कहा, जो हमारा बहुत ही लोकप्रिय गीत है, जो देश में नहीं विदेशों में काफी सुना जाता है, उसमें हर व्यक्ति को लगता है कि इसमें हमारी बात हो रही है, हमारा दर्द है। उस गीत में दुखी संसार सारा है, दुखी संसार सारा है। कोई तन से कोई मन से, कोई तन से कोई मन से, कोई अपनों से हारा है। दुखी संसार सारा है, दुखी संसार सारा है। कोई तन से कोई मन से, कोई तन से कोई मन से, कोई अपनों से हारा है। दुखी संसार सारा है। गीत है। ये जीवन भी अनोखा है, यहाँ हर ओर धोखा है।
बड़ा जितना जो आगे को उसे उतना ही रोका है। ये जीवन भी अनोखा है, यहाँ हर ओर धोखा है। बड़ा जितना जो आगे को उसे उतना ही रोका है। नहीं तेरा कोई साथी, नहीं तेरा कोई साथी, न कोई भी सहारा है। दुखी संसार सारा है। कोई तन से कोई मन से, कोई तन से कोई मन से, कोई अपनों से हारा है। दुखी संसार सारा है। आगे नीचे अकेले हैं यहाँ पर सब, मिलन तो एक बहाना है। सफर तो जिंदगानी का लगा आना और जाना है। अकेले हैं यहाँ पर सब, मिलन तो एक बहाना है। सफर तो जिंदगानी का लगा आना और जाना है। इसे करना उसे करना, इसे करना उसे करना, न करना फिर दोबारा है। दुखी संसार सारा है। कोई तन से कोई मन से, कोई तन से कोई मन से, कोई अपनों से हारा है। दुखी संसार सारा है। और गीत का अंतिम बंद है। अनाड़ी हो गया इतना, लगा खुद की तैयारी में, चिंता इंतजारी की खड़ा कोई हमारी में। अनाड़ी हो गया इतना, लगा खुद की तैयारी में, चिंता इंतजारी की खड़ा कोई हमारी में। भूल में भ्रम हुआ भारी, भूल में भ्रम हुआ भारी। बहुत ही अच्छा गीत दुखी संसार सारा है। मैंने भी तो कहा था कि उम्र के प्रभाव के साथ साथ, उम्र की यात्रा के साथ साथ गीतों के रूप भी चेंज होते हैं, बदलते हैं, लेकिन श्रोता के हिसाब से वो गीत हमेशा नए रहते हैं। श्रोता के हिसाब से वो गीत कभी पुराने नहीं होते। जिस वर्ग का श्रोता सुनेगा उसको बिल्कुल अपना सकेगा। तो जैसा आपने कहा कि ये बिल्कुल हम लोग जैसा गीत लग रहा है। खैर देखिए, साहित्य सेवा, शिक्षण, स्कूल खोलना, मंच संचालन करना, इनके अतिरिक्त भी आपने बहुत सारा काम किया है। समाज के साथ विभिन्न वर्गों से जुड़े रहे हैं और मुझे पता है विभिन्न सामाजिक संस्थानों में आप जुड़े हैं। तो मैं आपके मुख से जानना चाहता हूँ कि किन किन सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ से भी शायद आप जुड़े हैं। जी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं के। जी जी। और हम अखिल भारतीय बहुभाषी ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ धार्मिक कार्यक्रम हैं, कथाएं कराना, सामाजिक कार्यक्रम है, विवाह शादी समारोह में भाग लेना, लोगों का सहयोग करना जी, और जनहित के और तमाम कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के जितनी संस्थाएं हैं, अधिकांश टीके लगाए इनके माध्यम से भी अपनी जहाँ जिसकी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वहाँ अपन सहयोग करते हैं। और शहर के जितने भी सामाजिक लोग हैं, चाहे रामपाल तुलसानी हो, वीरेंद्र विष्णु हो, गुप्ता भी हो, गणेश प्रसाद गुप्ती हो, सत्यनारायण भटिया हो, मणिकांत जैन जी हो, सभी लोगों से हमारा जुड़ाव है। शहर के जो भी सामाजिक लोग हैं और उनके साथ मिलकर के जो भी सामाजिक हिदायत होते हैं वो हम निर्वहन करने का कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ जो आपने एक प्रश्न पूछा था नामांकनों के, जी, तमाम सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में तमाम जिज्ञासाएं होती हैं, तो आपसे ज़्यादा बेहतर मार्गदर्शन कोई नहीं कर सकता है। समझिए कि हमने एक गीत में एक लाइन कही थी, बढ़ते हैं सदा कर्म को। किसी भी कार्य को आप अपना धर्म समझ के काम करेंगे कि हमारा यही धर्म है, वर्ग की वर्ष
काम ही पूजा। काम को आप पूजा समझ के कार्य करेंगे तो आप उसमें निश्चित ही सफल होंगे। ये हमारा नई पीढ़ी के साहित्यकारों से कथन है। एक तो आज की नई पीढ़ी है बहुत जल्दी मन पर आकर के अपनी प्रस्तुतिकरण करना चाहता है, प्रस्तुति देना चाहता है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी थी तो प्रस्तुति देने से पहले वो अपने को उस योग्य करती थी, पढ़ती थी, लिखती थी। लेकिन आज की नई पीढ़ी पुराने कवियों को, पुराने साहित्यकारों को, जैसे प्रेमचंद हैं, तमाम प्रकार के साहित्यकार हैं, तो उनको पढ़ो फिर उसके बाद को। तो इस प्रकार की भावना नई पीढ़ी नहीं है। वो जल्दी सोचते हैं कि मंच पर हमें तालियां मिलें, खूब पैसा मिले। आज का एक अर्थ जरूर है, लेकिन उसकी अच्छी तैयारी करके नहीं जाओगे तब तक आप जीवन में सफल नहीं होगे। तो हमारा सबसे नई पीढ़ी से कथन है कि पहले खूब पढ़ो। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही मित्रों, और आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते भी हैं कि कोई भी अच्छी फिल्म जब बनती है तो उससे पहले की जो रिहर्सल होती है वो सालों साल होती है, वर्षों की रिहर्सल के बाद ही कोई एक अच्छी फिल्म बनकर आती है। तो यदि आप भी अच्छा मंच साझा करना चाहते हैं, अच्छे मंच की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अच्छे काव्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो जैसा हमारे आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम मिश्र जी ने कहा कि पहले उसकी तैयारी करें, अपने पूर्ववर्ती कवियों को पढ़ें, तमाम तरीके का साहित्य पढ़ें, तब आपका शब्दकोश भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लेखन भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो आपकी एक किताब है जिंदगी चलती डगर है। हमारे बीच के एक कवि हैं, सुकवि हैं, देश में बहुत जाने जाते हैं, उनका नाम है हरिलाल मिलन। वो कहते हैं कि कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, गजल गीत दोहे की नदियां बहेंगी, और मुझे याद करता रहेगा जमाना, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। ये किताब जो जिंदगी चलती डगर, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी इसकी एक प्रति मिले, ताकि मैं ये जो जिंदगी चलती डगर है इसको पढ़ सकूं। और ये आदरणीय मिश्रा साहब हमारे लिए लेके आए हैं, देखिए स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में उन्होंने समर्पित भी किया हुआ है, तो मैं इसकी शुभेच्छा करता हूँ, बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूँ। हालांकि आप शीर्ष पर पहुंचे हुए हैं, आपको अब मेरी शुभकामनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी यहाँ से हमारी शुभेच्छा है कि आप और तमाम लोग 28 वर्ष की इस एक साहित्यिक यात्रा आपने जो कानपुर में हासिल किया, ये एक रिकॉर्ड भी हो सकता है अगर कभी देखा जाए किसी संस्था के लिए। लगातार 28वां वर्ष का समारोह आपका सितंबर 2022 में होने जा रहा है, 25 सितंबर को, और मैं ईश्वर से ऐसी कामना करता हूँ कि ये शतक पूरा करे, ये युगों युगों तक, क्योंकि ये कवि जो होता है वो अमर होता है, युगों युगों तक ये संस्थाएं चलती रहें, ऐसी मेरी शुभेच्छा है। और मैं बहुत धन्य हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे। उम्मीद करता हूँ बहुत धन्यवाद श्री राधे मिश्र जी, आपकी टीम को, और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने स्वैच्छिक चैनल के श्रोताओं का, और बहुत बहुत आपको आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं अपने मित्रों से साफ और अपने मित्रों से बहुत आग्रह करता हूँ कि यदि आपके मध्य, आपके शहर में भी कोई ऐसे सिटी सिग्नेचर हैं जो अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से आपके शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, तो स्वैच्छिक दुनिया को उनके बारे में बताइए, ताकि हम सिटी सिग्नेचर के रूप में उन्हें अपने इस देश के, समाज के समक्ष प्रस्तुत कर सके। यही स्वैच्छिक दुनिया का संकल्प है और यही आपसे वादा है। नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.